हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं एक नए और फ्रेश एपिसोड के साथ। आज यहां पर उपस्थित होने का दो मुख्य कारण, पहला एक नए श्रृंखला की शुरुआत और दूसरा उसी श्रृंखला के पहले सेशन को आप तक पहुंचाना। मतलब परिचय बनाने के तरीके, क्वेश्चन के पैटर्न्स, इन सब पर बात करेंगे। यहां पर ये जो श्रृंखला मैं शुरू कर रहा हूं ये ठीक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर ही आधारित है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इतना ज्ञान है कि अगर आप उसको कलेक्ट कर लेते हैं, उसको सीख लेते हैं, तो आप अंग्रेजी में अच्छा कर सकते हैं अपने आने वाले एग्जामिनेशंस में। बेसिक क्वेश्चन होता है, पैटर्न के वेरिएशंस वहां पर दिखते हैं और चूंकि वो एग्जामिनेशन में पूछा गया है तो मोस्ट प्रोबेबली उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न के बाद आपको एग्जामिनेशन में भी दिख जाता है। एरर स्पॉटिंग के सेशन में आपके लिए पहले क्वेश्चन उपलब्ध होता था, फिर आप उसे सॉल्व करते थे और मैं बारी बारी से एक एक करके हर सेशन का आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए एक सेशन लेकर के उपस्थित होता था। यहां पर कुछ मेजर चेंजेस किए गए। मेजर चेंजेस क्या कि इसके लिए आपको सेट उपलब्ध नहीं कराया जाएगा पहले, बाद में वो सेट आपको होगा जिसे आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। उसे कभी भविष्य में प्रैक्टिस करना हो तो उसके लिए वो आपके पास होना चाहिए, वो लिंक आपको अवेलेबल कराया जाएगा। लेकिन मेजर चेंजेस क्या है कि लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहता है। कहने का मतलब ये कि जब आप वीडियो देखने के लिए बैठते हैं उसी समय उस वीडियो के टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही आप उसे कर लो, जितना सीख सकते हो सीख लो। जो समस्या आ रही है नीचे कमेंट में लिख करके मुझसे पूछ भी लो। मतलब यह है कि हर सवाल आपके सामने आएगा, उसके बाद आपको एक जो उचित समय होता है 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, 30 सेकंड का, वो दिया जाएगा और उस समय के बाद वहीं पर उस प्रश्न को हर आसान तरीके से सॉल्व करके आपको बताया जाएगा। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि आज हम यहां पर शुरुआत करेंगे फिलर्स की। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेंगे जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज के फिलर्स को हम यहां पर रखेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर आप जो 10 मिनट का समय देंगे उस समय में हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो उसी की बात करने के लिए हम यहां पर उपस्थित हुए हैं कि सॉल्व करने के दौरान किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। क्या वोकैब नहीं आता है तब फिलर्स बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? सबसे बड़ी बात है कि फिलर को चुनने का सबसे बड़ा कारण आरसी है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, वो क्यों नहीं लिया? फिलर्स को लेने का सबसे बड़ा कारण है कि इसमें ऊपर में 2 या 3 छोटी छोटी पंक्तियां होती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकता है। उन पंक्तियों के मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा। नीचे जो 5 ऑप्शन में वर्ड्स आते हैं उस पंक्ति के यानी उस लाइन के संदर्भ में अगर मैं सबकी मीनिंग रख करके उसे बताऊंगा तो आपकी वोकैब भी अच्छी होगी। और आपको पता है कि मैंने फिलर्स को इसलिए भी चुना है क्योंकि आपका एक बड़ा पोर्शन जो है क्लोज टेस्ट जिसे कहते हैं, जिस पर 5 या 10 सवाल हर एग्जामिनेशन में, चाहे वो एसएससी के हो, बैंक के हो, वो दिखता है वहां पर। तो फिलर्स को चुनने का यही कारण है कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेंगे, थोड़ी वोकैब अच्छी करेंगे और कहीं ना कहीं ये तैयारी होगी हमारे क्लोज टेस्ट के 10 या 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्योंकि मिलता जुलता वो वैसा ही होता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस श्रृंखला की नींव रखते हैं और आज समझते हैं कि फिलर्स है क्या, कितने पैटर्न्स इसमें पूछे जाते हैं और क्या बिना वोकैब के उसको सॉल्व, मतलब बिना वर्ड्स की मीनिंग जाने हुए उसको सॉल्व करने का कोई तरीका है, कुछ ऐसा उपाय है या फिर सिर्फ रटना ही पड़ेगा? नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार फिलर्स बनाते समय किन किन बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए देखा जाए। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं फिलर्स के बारे में, इसकी बारीकियों को समझते हैं, कितने पैटर्न्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इन सब की बात हम यहां पर करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या वोकैब का आना बहुत जरूरी है और अगर आना जरूरी है तो कौन सा वो तरीका है जिस आधार पर हम आसानी से वोकैब याद रख सकते हैं, सीख सकते हैं, और क्या बिना वोकैब के भी ये संभव है कि फिलर्स बनाए जा सकते हैं। फिलर्स के क्वेश्चन
मैं यहां पर सबसे पहले तो बच्चों से ये कह दूं कि आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये बैंक के क्वेश्चन का है, ये एसएससी का क्वेश्चन है, सर बैंक वालों को ज्यादा करा रहे हैं। मैं इंग्लिश के क्वेश्चंस करा रहा हूं, फिलर्स कहीं से भी पूछे जाएंगे, वर्ड्स कहीं भी नहीं बदलता, उसके मीनिंग कहीं भी नहीं बदलते। मैं जब लाइंस को पढ़ूंगा वहां जब उसके मीनिंग को बताऊंगा, बस आपको वो ध्यान रखना है। वहां जब वर्ड्स आएगा उसकी मीनिंग समझाऊंगा तो उसको ध्यान रखना है, उसको मन में रखने की कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है, अपने डेली लाइफ में उसको यूज करना है। इसके आधार पर आपको अपनी वोकैब अच्छी करनी है और उस स्ट्रैटेजी को भी सीखना है, उन बारीकियों को ध्यान से देखना है जिस आधार पर हम वोकैब के बिना भी कभी कभी जो है फिलर्स को बना सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो जाता है जब आप अच्छे रीडर हैं, आपको लाइंस और वर्ड्स के मीनिंग को डिकोड करना आता है। इन सब पर हम बात करेंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए, सबसे पहले फिलर्स है क्या? देखिए, यहां ये बड़ा ही आसान सा टॉपिक होता है, हर एक एग्जामिनेशन में आपको दिख जाएगा। इंग्लिश में चाहे वो बैंकिंग के हो, एसएससी के हो, किसी भी लेवल के हो, ये आपको कहीं ना कहीं दिख जाता है। इसको चुनने का, जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया कि देखिए इसमें क्या है कि एक पंक्ति आपको इनकम्प्लीट दी हुई रहती है। इनकम्प्लीट पंक्ति कहने का मतलब है कि उसमें कोई वर्ड मिसिंग होता है। कई बार ऐसा नहीं है कि फिलर्स में सिर्फ वर्ड्स ही पूछे जाते हैं। जैसे एक आपको मिसिंग जो है वो एक सेंटेंस दिया गया है और उस सेंटेंस में किसी एक जगह पर कुछ नहीं है, मतलब वो मिसिंग है, और इस मिसिंग प्लेस के लिए आपको नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं। वो ऑप्शन कई तरीके से हो सकता है, हम उस पर भी बात करेंगे। उसको ऑप्शन दिया जाता है, उसको चुन करके उस ऑप्शन में से 5 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एसएससी वालों में 4 भी हो सकता है। तो उस ऑप्शन में से जो वो एप्रोप्रिएट चुनना है कि वो ग्रामेटिकली भी सही हो और मीनिंग के आधार पर भी वो कंप्लीट मीनिंग दे, कहीं पर भी उसमें कुछ इनकम्प्लीट ना रह जाए और मीनिंग खराब ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना होता है। तो फिलर्स बेसिकली यही होता है कि कोई भी एक, अब ऐसा भी हो सकता है कि एक कंप्लीट लाइन आपको दिया हुआ हो, फुल स्टॉप के बाद जो दूसरा लाइन है उस लाइन में आपको कोई एक वर्ड मिसिंग हो, उसके लिए खाली जगह दिया गया हो जिसके लिए नीचे ऑप्शन दिया गया हो और उसमें से चुन करके उसे पूरा करना है, ताकि दोनों लाइन का मीनिंग जो है वो सार्थक, ग्रामेटिकली सही और ठीक ठीक ढंग से जो है सेंस कन्वे कर सके, ऐसा दिया जा सकता है। अब देखिए, इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे कि वो क्या करना है, झूठ मूठ से समय गंवाने से कोई फायदा नहीं है, ज्यादा समय नहीं लेना है यहां पर। तो फिलर्स में क्या हो सकता है कि सिंगल फिलर हो सकता है, ठीक है, सिंगल फिलर, ठीक है। अब सिंगल फिलर में क्या है कि इसमें एक जो है खाली स्पेस होगा, कोई भी पंक्ति दी गई होगी उसमें एक स्पेस जो है वो वहां पर होगा जहां पर आपको वर्ड चुनने होंगे। उसके लिए ए, बी, सी, डी और ई, 5 या 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से इसको चुनना होगा। एक तो ये तरीका है, ऐसा पैटर्न होता है। दूसरा क्या हो सकता है कि इसी में आ सकता है डबल फिलर। क्या आएगा? डबल फिलर। अब डबल फिलर में क्या होता है कि एक पंक्ति में कोई भी एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें 2 जगह पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ठीक है, यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा, ठीक। अब जो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे उसमें ऑप्शन में 2 वर्ड जो है वो दिया जाएगा जो कि दोनों फिलर में हो। सी में भी उसी तरीके से 2 वर्ड देगा, डी में भी आपको 2 वर्ड देगा और ई में भी आपको 2 वर्ड देगा। इसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन आपको चुनना है कि जिसका दोनों, पहला वाला पहले वाले में और दूसरा वाला दूसरे वाले में फिट बैठे, सही सही मीनिंग दे सके और ग्रामेटिकली करेक्ट हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के लिए एक ही वर्ड हो, एक ही ऐसा चुनना है जो दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में, दोनों खाली जगह में जो है फिट बैठे, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चन सेटर के दिमाग की बात है, वो आपके किस लेवल की जांच करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो आपको उस पर निर्भर करता है कि 2 फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है और उसमें एक ही वर्ड ऑप्शन में हो जो कि दोनों फिलर में फिट बैठे, ग्रामेटिकली सही हो और सही मीनिंग जो है वो दे सके। तो ऐसी परिस्थिति के लिए भी आप तैयार रहिए कि ऐसा भी हो सकता है। अब 2 से ज्यादा के लिए
हम चुनते हैं उसका नाम मल्टीपल फिलर। अब यहां पर 3, 4, 5 ऐसे संख्या में नहीं जाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल फिलर, है ना, मल्टीपल फिलर। कई सारे फिलर्स उसमें होंगे, मल्टीपल फिलर्स। तो यहां देखिए अब क्या हो जाएगा कि एक सेंटेंस में जो है 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और उसके लिए 4 अलग अलग वर्ड्स हो सकते हैं, 2 वर्ड्स हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। देखिए यहां पर मैं बिल्कुल जो है क्वेश्चन के हर एक डायमेंशन की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब यही मल्टीपल फिलर्स का उदाहरण है आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में 10 फिल इन द ब्लैंक्स होता है और हर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए अलग अलग एक नंबर सेट किया जाता है और उस नंबर में 5 ऑप्शन होते हैं, उस 5 ऑप्शन में से चुन करके उस फिलर को पूरा करना होता है। तो क्लोज टेस्ट भी कहीं ना कहीं इसी का, फिलर्स का बड़ा रूप है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अगर आप सिंगल फिलर, डबल फिलर बनाना सीख रहे हैं धीरे धीरे करके, तो उसको अगर एक साथ मिला लीजिए तो वो आपके लिए क्लोज टेस्ट की कहीं ना कहीं रूपरेखा तैयार कर देगा और आपके अंदर वो हिम्मत जगा देगा कि आप क्लोज टेस्ट भी बना सकते हैं। यहां पर अब हम बात करेंगे कि क्या वोकैब की जरूरत है, इसके लिए कुछ और पैटर्न्स है, पहले उसकी बात कर लें। ऐसा भी होता है कि आपको सवाल में 3 सेंटेंस दिए जाएंगे जिसमें हर सेंटेंस में एक जो है खाली जगह होगा, ठीक है, दूसरा सेंटेंस भी होगा जिसमें जो है वो खाली जगह होगा, फिर तीसरा सेंटेंस भी होगा और ये 2 सेंटेंस भी हो सकता है। अब यहां जरूरी नहीं है कि तीसरा सेंटेंस मतलब 3 ही सेंटेंस वाले होंगे, 4 भी हो सकता है। और ऑप्शन में ए में एक वर्ड होगा, बी में एक वर्ड होगा, सी में एक वर्ड होगा, डी में एक वर्ड होगा और ई में भी एक ही वर्ड होगा जो कि तीनों सेंटेंस को पूरा करेगा। मतलब है कि इस 5 में से जो ऑप्शन आप चुनेंगे वो इस 3 सेंटेंस या 2 सेंटेंस या 4 सेंटेंस, जितने सेंटेंसेस उसमें दिए जाते हैं, वो जितना टफ करके पूछेगा या जितना आसान पूछेगा उसके आधार पर निर्भर करता है कि उसमें कितने सेंटेंसेस हो सकते हैं। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। सिंपल सी बात है कि ये क्वेश्चन सेटर के दिमाग पर निर्भर करता है कि वो किस लेवल की जांच आपकी करना चाहते हैं। तो यहां पर नीचे जो है एक एक वर्ड्स दिया हुआ होगा, उसको इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको रखना है। कोई एक ही वर्ड तीनों को संतुष्ट करेगा, ये आपको ये सोच करके बनाना है। तो इस तरीके के अमूमन पैटर्न हो सकते हैं, इसमें कोई और भी बदलाव हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्लोज टेस्ट में क्या करता है कि उसके बगल में ब्रैकेट में वर्ड दे देता है, अगर वही वर्ड उसमें फिट बैठ रहा है तो जो 5वां ऑप्शन होता है कि चेंज की जरूरत नहीं है, बदलने की जरूरत नहीं है, वो नहीं है तो ए से लेकर के डी तक में जो ऑप्शन था, जब हम क्लोज टेस्ट लेकर के आएंगे इसी को आगे करेंगे, कोई नई श्रृंखला नहीं करेंगे, इसी में हम आगे ऐड कर देंगे, तो वहां पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो इन दिनों मैं सेशंस बताऊंगा उसमें हम बात करेंगे सिंगल फिलर, डबल फिलर, मल्टीपल फिलर में 3 वाले, 3 इस तरह के सेंटेंसेस वाले, हर एक पैटर्न को हम कोशिश करेंगे। और ये पैटर्न इसलिए कवर हो जाएगा क्योंकि हम यहां पर फिर से 1999 से प्रीवियस ईयर के सेट को उठाएंगे और उसको आपको बताते चलेंगे। एसएससी वाले बंदे, जो बच्चे हैं, जो बिगनर्स हैं, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये फायदेमंद है क्योंकि हर एक फिलर में जो सेंटेंस दिया हुआ है मैं उसकी मीनिंग बताऊंगा, उसमें जो ऑप्शन में वर्ड्स हैं मैं उसके बारे में बताऊंगा, उसकी मीनिंग बताऊंगा, वहां पर फिट क्यों नहीं बैठा हम उसकी बात करेंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हर एक बंदा जो है, हर एक सब्सक्राइबर, हर एक व्यूअर उस एपिसोड को देखे, बिना भगाए हुए शुरू से अंत तक देखे, क्योंकि यहां पर मैंने पहले ही कहा है कि मैं क्वेश्चन सेट आपको अवेलेबल बाद में कराऊंगा। जिस एपिसोड को मैं अपलोड कर दूंगा उसके बाद उसके लिंक में आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो हम आपको सामने में ही सॉल्व कराएंगे। तो अब जरूरत पड़ेगी आपको नोटबुक और पेन लेकर के बैठने की, कि पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आया, आपको उसको 10 सेकेंड 15 सेकेंड की समय सीमा में सॉल्व करना है और फिर हम जो बताएंगे एक्सप्लेनेशन उसके हिसाब से मैच करना है। उसमें जो कठिन वर्ड्स आए, हार्ड वर्ड्स हैं जिसको आपको नहीं पता है जिसकी मीनिंग, तो उसकी मीनिंग जब मैं बताऊंगा वो आपको नोट डाउन करना है। 2 बार 3 बार रिवीजन तो मैं करा ही देता हूं, मेरी आदत में है कि मैं एक शब्द को एक बार में बोल करके आगे नहीं निकलता हूं, तो उसको बस ध्यान से सुनना है, ताकि अगर आप एक दिन में 10 क्वेश्चन करते हैं तो 50 वर्ड्स होते हैं, उसमें सीखने लायक अगर नए 30 है, 20 है, तो वो उसमें से 15 आपके पास रह जाए। और इस तरीके से मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर के अगर सारे क्वेश्चन को हम करेंगे तो आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी और आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में जब फिलर से रिलेटेड सवाल पूछेगा तो आप कॉन्फिडेंटली उसे बना सकेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल
बूस्टअप हो जाएगा और आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ मैं इंग्लिश क्वालिफाई कर सकता हूं। तो चलिए अब यहां पर बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, पहले इसको इरेज कर लें यहां से। अब इसके जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन जो है दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है सीधा जो है वो कैव, ये अगर आपको पता है तो उस आधार पर। दूसरा हो सकता है ग्रामर के आधार पर। ठीक है, ये दो तरीका यहां पर आता है। मेरा दोनों को जो मिला करके चलने का तरीका है वो क्या है कि वो हो सकता है दोनों को मिला करके एलिमिनेशन प्लस सिलेक्शन। अब देखिए कि ये एलिमिनेशन और सिलेक्शन किस आधार पर चलेगा, इसमें क्या हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ग्रामर के आधार पर हम देख सकते हैं। ग्रामर के आधार पर क्या देखेंगे कि मान लीजिए एक मैं एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं कि कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है, उसके बाद आपका फिलर है, तो यहां पक्का है कि इसके बाद अगर आप यूज करेंगे तो नाउन यूज होगा। ये ग्रामर है और इस आधार पर हम ऑप्शन में दिए गए नाउन के अलावा जो शब्द है उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहला आ गया एलिमिनेशन। ये ध्यान रखिएगा कि मैं एलिमिनेशन प्लस सिलेक्शन की बात क्यों कर रहा हूं। तो हम दोनों को मिला करके चलेंगे कि मेरी जितनी नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से हमने जो ग्रामर में पढ़ा है, चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है ग्रामर के लिए वो मैं यहां पर आपको लिख देता हूं, उसको आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो इसमें ग्रामर में पहला चैप्टर होगा वो होगा टाइम एंड टेंस। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, टाइम एंड टेंस। दूसरा जो मैं इसमें बताता हूं वर्ब्स, है ना, वर्ब वो जो मैंने बताया है, हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होता है, मॉडल कैसे इस्तेमाल करते हैं, अगर हम टेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। वॉइस थोड़ी सी आपकी अच्छी होनी चाहिए। कंजंक्शन जो है थोड़ा बहुत अगर आपको है तो वहां से सवाल अगर पूछा जाता है, कंजंक्शन से जो है हो सकता है, प्रेपोजिशन से सवाल आपका हो सकता है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा क्या रखना है कि ये चीज, ये तीन हिस्सा जो है ये कहीं ना कहीं आपकी बहुत मदद करेगा। मैंने सेकेंडरी में इसको लिखा है कि अगर आपको इसकी नॉलेज है, कभी कभी सवाल दिखता है कि पांचों ऑप्शन में प्रेपोजिशन ही है या पांचों ऑप्शन में कंजंक्शन ही दिया हुआ है, तो उस आधार पर वो आपकी मदद कर सकता है। बट बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो है, जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसी आधार पर जो है वो सवाल कहीं ना कहीं होता है। वर्ड्स कहीं ना कहीं उसमें हम चुनते हैं कि भाई जैसे हैज हैव लगा हुआ है तो उसके बाद जो है वर्ब का तीसरा फॉर्म ही लगेगा, ये ध्यान रखना है। वॉज वर्ड लगा हुआ है तो दो परिस्थितियां आ सकती है कि वॉज वर्ड के साथ जो है कंटिन्यूअस का अगर फॉर्म है वहां पर तो हम वर्ब का चौथा फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, या वॉज वर्ड के साथ हम नाउन रख सकते हैं, या आगे नाउन रखा हुआ है तो बीच में हम एक एडजेक्टिव रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें, जैसे सिंपल सी बात है कि अगर ऐसा दिया हुआ है कि ही वॉज और एक खाली जगह यहां पर दिया हुआ है तो ठीक है, यहां पर जो है ही वॉज माई फ्रेंड लिख सकते हैं, ठीक है, और ही वॉज देयर लिख सकते हैं। अब अगर यहां पर देखिए कैसा लिखा हुआ है कि ही वॉज तो अब देखिए यहां पर जो है हमेशा से इसके बाद यहां आर्टिकल लगा हुआ है तो उसके हिसाब से हम यहां पोर्शन देख रहे हैं तो इधर हम एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये समझदारी आपकी होनी चाहिए यहां पर। क्लियर है कि ग्रामर की जो बातें हैं, जो सेशंस मैंने बताए हैं, आपने अगर नहीं देखा है तो टाइम एंड टेंस के प्लेलिस्ट में जाइए, उसको देखिए, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं आपको काम आने वाला है और इसमें सबसे ज्यादा मदद करेगा और इसको बेहतर तरीके से अच्छा करने में आपकी जो मदद करेगा वो करेगा न्यूज़पेपर। आपको एक अच्छा न्यूज़पेपर जो है रीडर, इफिशिएंट रीडर जिसे कहते हैं, वो होना पड़ेगा। साथ में आपको इसकी प्रैक्टिस रेगुलर करनी होगी, न्यूज़पेपर को ढंग से समझते हुए पढ़ना होगा, क्योंकि शुरुआत में जब आप पढ़ते हैं तो एक एफिशिएंट रीडर की तरह बनने की कोशिश करते हैं, सिर्फ आप रीडिंग देते हैं। लेकिन जब आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाती है, तब कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंडिंग की तरफ जो है गौर करने लगते हैं। करना भी वही चाहिए शुरुआत में, तो पहले रफ्तार अच्छी कर ले। तो यहां पर जो है इन सब चीजों की बात और पेपर में जैसे लिखा गया है उसको देखना, समझना कि कौन से शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो। अब रही बात कि सर हम तो शब्द पहचान ही नहीं पाते हैं,
तो सबसे जो तरीका है वो कैब के लिए कि शब्द को मैंने एफिक्सेस एंड रूट वर्ड की श्रृंखला जो मैंने जिसके 57 एपिसोड आपके सामने रखे हैं, मेरे लिहाजन कहीं ना कहीं वो आपके वोकैब के लिए भी, जो वोकैबुलरी बिल्डिंग की बात करते हैं, वर्ड्स को याद करने और उसको ध्यान में रखने और डिकोड करने की कला की बात करते हैं, तो वो मेरे हिसाब से बहुत आसान है। क्योंकि अगर आप एक रूट ओनिम सीख जाते हैं तो ओनिम का मतलब होता है नेम, एंटोनिम, सिनोनिम, एक्रोनिम, एनोनिमस, ऐसे वर्ड्स आते हैं जहां पर आपको यह पता चल जाता है कि रिलेटेड टू नेम है। सिडोनिम, तो हर जगह पर देखिए कि ओनिम लगा हुआ है, एंटोनिम में भी लगा हुआ है, सिनोनिम में भी लगा हुआ है, होमोनिम में भी लगा हुआ है, एक्रोनिम में भी लगा हुआ है। तो इससे यह पता चलता है कि ओनिम जहां जहां है तो हम उसमें उसका जो मीनिंग आएगा कहीं ना कहीं किसी प्रकार के नाम से आएगा। जैसे एंटोनिम है तो विपरीत नाम, सिनोनिम है तो समान नाम, है ना, सिमिलर मीनिंग वाले जो होते हैं। तो वहां पर सिंपल सी बात समझिए कि ये आपको बहुत आसान करेगा इसको बढ़िया करने में। दूसरा क्या है कि उसी श्रृंखला में मैंने बताया है कि कौन कौन से सफिक्स की उपस्थिति से हम पहचान सकते हैं कि नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, तो वो मैंने बताया है वहां पर। तो प्राइमरी स्टेज में आपको वो जरूर देखना चाहिए वो सेशन, ताकि आप ये पहचान पाए फिलर्स के लिए ये आइडिया आ जाए कि अच्छा ये वाला वर्ड जो है नाउन है, तो ताकि हम ऑप्शन में से सेलेक्ट कर सके। एलिमिनेट करने की बात आई तो जो फिलर के पहले दिया हुआ है उसके आधार पर हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि भाई यहां वॉज दिया हुआ है तो यहां जो है V4 का ही प्रयोग होगा। हम जो है डांसिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, टीचिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, स्टडिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, या उसके बाद हम एक नाउन यूज कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो है हम उसके बाद एक एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। तो ये एलिमिनेशन का मेथड है। ऑप्शन में जो नहीं होगा वो तो उसको हम छाट देंगे। तो इससे संख्या जो है 5 से घट करके 2 या 3 हो जाएगी, और तब हम जो है सिलेक्शन को अप्लाई करेंगे। सिलेक्शन करने का मतलब ये है कि हम देखेंगे वर्ड की मीनिंग। उससे पहले भी सिलेक्शन करने में हम टोन देखेंगे। टोन कहने का मतलब है कि हमारा जो सेंटेंस दिया गया है उसका टोन कैसा है। टोन कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कि देख करके लग रहा है, और इस आधार पर भी आप एलिमिनेट कर सकते हो कि सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर जो मेरे पास नॉलेज है हमने उसको क्या किया, उसके आधार पर जो ऑप्शन थे उसमें से कुछ को एलिमिनेट कर दिया। दूसरा है कि लाइन जब पढ़ा तो उसमें हमें पता चला कि अच्छा इसका टोन पॉजिटिव है, तो जितने भी नेगेटिव वर्ड्स होंगे वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे। और वैसी परिस्थिति में आपके पास 2 बचेगा, बहुत बुरी स्थिति होगी तो 3 बचेगा, और उस 3 में से तब आप सेंस के आधार पर जो है अच्छा सिलेक्ट कर सकते हो। अब काफी टफ जो है आ जाएगा आपके सामने शब्द, ऑप्शन में जो दिया गया वर्ड है, तो आपको परेशानी हो सकती है, और इसीलिए वोकैब अच्छा करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको रूट वर्ड का तरीका अपनाना चाहिए। साथ में न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान जो शब्द आपके लिए नया आता है उसको लिखिए नहीं, उसमें उसको 2-4 बार वहीं पर प्रैक्टिस करिए, उसके सिचुएशन को देखिए, किस संदर्भ में वो प्रयोग किया गया है, और आप भी उसके साथ फैमिलियर होने की कोशिश कीजिए। याद रखने के लिए नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन करिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बैठ करके रटने की कभी कोशिश नहीं करनी है। वहां पर यह ध्यान रखना है कि उसको बैठ करके रटना नहीं, क्योंकि अगर रट लिया ना सिर्फ शब्द को तो वो टिकेगा नहीं आपके पास। एंटोनिम सिनोनिम बच्चों को सबसे ज्यादा कठिन क्यों लगता है? क्योंकि वो उसको रटने की कोशिश करने लगते हैं। रटना नहीं है, सबसे आसान तरीका है रूट वर्ड का, उससे अपनाइए। और पेपर, न्यूज़पेपर रीडिंग, इसको रेगुलर रखिए। ये आपकी वोकैब को इतना अच्छा कर देगा कि आपको कभी भी एग्जामिनेशन में परेशानी नहीं होगी ऐसे आसान सवाल को बनाने में। क्योंकि ट्रेंडिंग जो वर्ड्स होते हैं, जो कंटेम्प्ररी समय, उस समय जो न्यूज़पेपर में चल रहा होता है, जो न्यूज ट्रेंड में होता है, उसके लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वही सब एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। वो पुराने जमाने आदि काल के वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स हैं, बट सिचुएशन क्या है, कौन सा न्यूज जो है ट्रेंड में है, उसमें जो शब्द यूज हो रहा है ना, वही आपके क्वेश्चन में अमूमन देखा जाता है। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान रखना है। चलिए हम यहां पर कुछ एक क्वेश्चन बताएंगे और उसके बाद यहां से हम विदा लेंगे। अगले दिन उपस्थित होंगे प्रीवियस ईयर के सेट के साथ, जिसमें आपको हम समय भी देंगे और सॉल्व कराएंगे सामने से। तो तैयार रहिए कि सामने जो भी 20-25 मिनट या 30 मिनट की वीडियो होगी उसमें उतने को सीख लेना है और निवृत्त हो जाना है। होमवर्क के आधार लिए कुछ नहीं बचेगा।
एरर स्पॉटिंग में क्यों डिले हो गया? यही वजह हुई कि मैंने आपको घर से बनाने के लिए दिया कि बना लो। बहुत सारे बच्चे जो है वो दही चूरा खाने में उस बात को भी खा गए कि भैया बनाना है। मुझे तो लगता है बहुत सारे बच्चों ने 46 अभी बनाया भी नहीं होगा, यहां तक कि पता भी ना हो कि 46 जो सेट है एरर स्पॉटिंग का वो अपलोड किया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जिनको नहीं पता है मैं फिर से बता दे रहा हूं, है जाइए डाउनलोड कीजिए, बना करके तैयार हो जाइए। 1 से 2 एपिसोड में हम उसका सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। चलिए हम यहां पर सवाल देखते हैं। 2-3 चैप्टर है जिसे आप ध्यान रखिएगा। वॉइस, टेंस, टाइम एंड टेंस, वर्ब के सारे ऑपरेशंस को ध्यान में रखिएगा और उसके बाद इसको आप सॉल्व कीजिएगा। मैं यहां पर समझाने के लिए, बताने के लिए हूं। उस दौरान अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे लिखिएगा जरूर, क्योंकि परेशानी बताएंगे नहीं तो उसका निदान कर पाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। देखिए एक सवाल है कि ही फाउंड द ज्वेलरी बॉक्स एम्प्टी। उसके बाद कह रहा है ऑल द ऑर्नामेंट्स, ज्वेल्स, etc वर, और एक फिल इन द ब्लैंक्स। ए में है प्रोटेक्टेड, बी में है सीज्ड, सी में है सोल्ड, डी में है मेल्टेड और ई में है स्टोलन। और एक और चीज है कि देखिए ऐसे सवाल को बनाते समय अपना विशेष ज्ञान अप्लाई नहीं करना है। अपना विशेष ज्ञान अप्लाई करने का मतलब ये भी तो हो सकता है, वो भी तो हो सकता है। मैंने हमेशा कहा है कि जो जेन्युइन है, जो ऑथेंटिक है, जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, जो बेहतर मीनिंग कन्वे करेगा, हम उसी को ऑप्शन के तौर पर चुनेंगे। तो चलिए यहां पर हम इस सवाल को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि ही फाउंड द ज्वेलरी बॉक्स एम्प्टी। ठीक है, टोन कैसा है? यहां पर दिख रहा है खाली है, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव की बात हो रही है। नेगेटिव टोन यहां पर कह सकते हैं इसका कि नकारात्मक है, कि उसने पाया कि ज्वेलरी बॉक्स एम्प्टी है, खाली है। ठीक, ऑल द ऑर्नामेंट्स, ज्वेल्स, etc वर। अब यहां पर आया वर, तो वर के साथ क्या कॉम्बिनेशन है? देखिए या तो इसके साथ नाउन यूज हो सकता है, या दूसरा V1 प्लस ING इस्तेमाल हो सकता है, या फिर इस्तेमाल हो सकता है पास्ट पार्टिसिपल। वॉइस में जो इस्तेमाल करते हैं पास्ट पार्टिसिपल यूज कर सकते हैं। मतलब जिसे आप सो कॉल्ड V1 प्लस ED, NT या T जो ये लगा हुआ रहता है। या तो 3 चीजें हो सकती है कि एलिमिनेशन के मेथड के लिए देखेंगे तो सबसे पहले टोन जो है वो नकारात्मक है, वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, तो इसके बाद क्या हो सकता है कि एक नाउन का प्रयोग हो सकता है, वो 1 प्लस ING कंटिन्यूअस के फॉर्म को देने के लिए वो हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हो सकता है। हम ऑप्शन में देखेंगे कि सबसे पहले तो लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड, ये पॉजिटिव टोन है, इसका मतलब होता है सुरक्षित किया, है ना, सुरक्षित किया। आसान मीनिंग है, इसको नहीं भी लिखे तो समझ में आएगा। ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये हमारे लाइन का मीनिंग ठीक से कन्वे नहीं कर रहा है कि ही फाउंड द ज्वेलरी बॉक्स एम्प्टी, ऑल द ऑर्नामेंट्स, ज्वेल्स एटसेट्रा वर प्रोटेक्टेड। ऐसा नहीं होगा भाई, प्रोटेक्टेड होगा तो ज्वेलरी बॉक्स एम्प्टी क्यों होगी? ज्वेलरी बॉक्स उस ज्वेल्स और ऑर्नामेंट्स के साथ कहीं ना कहीं रखा हुआ होगा, ज्वेलरी तो उसी में होगी। तो यहां पर ये खत्म हो गया। सीज्ड, सीज्ड का मतलब होता है जब्त किया, है ना, जब्त किया। अब देखिए यहां पर कोई ऐसा सिचुएशन है नहीं, अगर मेरे पास और कोई एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होगा तो ये हो सकता है, बट यहां पर अभी फिलहाल इस पर जो है संदेह है, तो हम देखते हैं। सोल्ड, यहां पर भी कोई ऐसा ही फाउंड द ज्वेलरी बॉक्स एम्प्टी, अगर बेच दिया जाएगा तो उसे क्यों मिलेगा भाई ज्वेलरी बॉक्स एम्प्टी? उसको तो पता होगा ना कि भाई मैंने खुद बेचा है,
तो एम्प्टी होने का तो सवाल ही नहीं उठता है ना। जब बेचने की बात होगी तो यहां पर ये भी खत्म हो गया, एकदम दावे के साथ कह सकते हैं हम एलिमिनेट कर रहे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद है मेल्टेड, ये कोई यहां पर है पिघलाने के सेंस में आएगा, मेल्ट करने का मतलब, तो यहां संदर्भ में ये बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है। और जो मेरा पांचवा है वो स्टोलन मतलब होता है चुरा लिया, चोरी हो गया। अब देखिए कि इसके हिसाब से ये वाला जो पास्ट पार्टिसिपल है वो तीनों है, ये वाला जो है वो तीनों है। देखिए पास्ट पार्टिसिपल प्रोटेक्टेड, सीज्ड, सोल्ड, मेल्टेड, इसका ऑप्शन है प्रोटेक्ट, सीज, सेल, मेल्ट और स्टील। तो स्टोलन हो गया यहां पर, तो ये तीनों है। तो एलिमिनेट हम ग्रामर के आधार पर नहीं कर पाए, लेकिन टोन और सेंटेंस की जो मीनिंग है उस आधार पर प्रोटेक्टेड खत्म हो गया दावे के साथ, और सोल्ड खत्म हो गया, और मेल्टेड खत्म हो गया। अब यहां से हम सिलेक्शन करेंगे एप्रोप्रिएट वन की, है ना। एप्रोप्रिएट वन का सिलेक्शन जब करेंगे तो उसमें सबसे बेहतर मीनिंग जो है ये दे रहा है स्टोलन। क्या हो रहा है कि अगर हम यहां पर इसमें स्टोलन ऐड कर देते हैं तो ये पूरी तरह से मीनिंग इसका देता है कि ही फाउंड द ज्वेलरी बॉक्स एम्प्टी, ऑल द ऑर्नामेंट्स, ज्वेल्स एटसेट्रा वर स्टोलन। अब देखिए ग्रामेटिकली भी फिट हो गया बाय समवन, हमको पता नहीं किसने चुराया, पैसिव वाला है, तो इसलिए कह रहा हूं कि वॉइस आपको जानना जरूरी है, टाइम एंड टेंस की जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये दोनों एपिसोड जो है लकीली मैंने इसको ऑलरेडी करा दिया है, प्लेलिस्ट में जाइए देखिए। दो दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट में लिख करके मुझे बताइए जरूर। तो यहां पर देखिए कि हमने क्या किया, एलिमिनेशन प्लस सिलेक्शन का मेथड अपनाते हुए, टोन को देख करके, सेंटेंस के सेंस को देख करके, और पार्ट पार्टिसिपल वाले में तो भाई एक भी नहीं आया, सबके सब थे उसमें। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया ई। चलिए एक और सवाल है, हम उसको यहां पर समझाते हैं। उसमें देखिए ग्रामेटिकल एलिमिनेशन को आपको दिखाते हैं हम, और फिर हम सेशन से विदा लेंगे और अगले दिन इसके जो है क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे, जहां पर हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। टाइम आपका रहेगा, उसके अंदर आपको बनाना है, नोटबुक लेकर के तैयार होइएगा, और किसी एक समय में जब आप वीडियो देखने बैठिएगा तो ये समझ के बैठिएगा कि होमवर्क के तौर पर पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, तो आपको फायदा होगा। चलिए जो सवाल है दूसरा, कह रहा है इल हेल्थ कैन नॉट डैम्पन हिज स्पिरिट। ठीक, ही वॉज found quite at the ceremony। ठीक है, ऑप्शन जो दिया हुआ है स्पिरिचुअल, बी नंबर जो दिया हुआ है एफर्वेसेंट, 3 नंबर जो दिया हुआ यानी कि सी जो दिया हुआ है वो है सबड्यूड, 4 नंबर जो दिया हुआ है वो है अनकंफर्टेबल, और जो 5 नंबर यानी कि ई जो दिया हुआ है इसको डी कर लीजिए, और जो ई है वो है आपका नर्वस। अब देखिए यहां पर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई करते हैं, और जिस तरीके से बनाते हैं वैसे ही करके देखते हैं। पहले आप करके देख लो, बना लो इसको, देखो बना के देखो क्या हुआ है। इल हेल्थ कैन नॉट डैम्पन हिज स्पिरिट, ही वॉज फाउंड क्वाइट एट द सेरेमनी, और उसके नीचे है स्पिरिचुअल, एफर्वेसेंट, सबड्यूड, अनकंफर्टेबल और नर्वस। बनाई चलिए यहां पर सबसे पहले यहां देखिए, ये जो क्वाइट है एडवर्ब है, तो इसके बाद क्या आएगा ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो इसके बाद आप वर्ब लिख सकते हैं या एडजेक्टिव लिख सकते हैं, आप नाउन नहीं लिख सकते हैं। क्या है, नाउन नहीं लिख सकते हैं। तो अब यहां पर जो है हम इसको देखेंगे मीनिंग।
क्या कह रहा है कि इल हेल्थ कैन नॉट डेम्पेन, डेम्पेन का मतलब होता है कम करना, ठीक, क्या होता है मतलब कम करना। ये है V1, क्या है वर्ब का पहला फॉर्म। वैसे भी मॉडल लगा हुआ है कि इल हेल्थ जो है उसके स्पिरिट को कम नहीं कर सकता है। ही वॉज फाउंड क्वाइट। अब यहां जो है देखिए स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, तो यहां इसके हिसाब से इस पैराग्राफ जो लाइन दिया हुआ है उसके टोन के हिसाब से ये फिट नहीं बैठ रहा है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, कहीं ना कहीं शांत से ले सकते हैं। तो यहां जो कह रहा है कि इल हेल्थ कैन नॉट डेम्पेन हिज स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है उत्साह में कमी नहीं लाना, तो आध्यात्मिक थोड़ा सा यहां पर जो है वो मीनिंग को पूरी तरह से जो है वो कन्वे नहीं करेगा। क्वाइट स्पिरिचुअल एट द सेरेमनी यहां सेंस को ठीक ढंग से कन्वे नहीं करेगा। अब जो है एफर्वेसेंट ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है उत्साहपूर्ण। तो हम पहले इसको काट लेते हैं। टोन क्या है, इस लाइन का जो टोन है वो पॉजिटिव दिखा रहा है। पॉजिटिव क्या दिखा रहा है कि कह रहा है कि उसका जो बीमार जो है वो इल हेल्थ जो है वो स्वास्थ्य जो अच्छा नहीं है वो उसके उत्साह में कमी नहीं ला सकता है। He was found quite, इसका मतलब है कि हम यहां पर पॉजिटिव लिखें, क्वाइट एक्टिव जो है इस तरीके का आएगा कि मतलब काफी चुस्त दुरुस्त महसूस, ठीक महसूस हुआ, उस दिखा। तो क्या कहते हैं, ही वॉज फाउंड, पाया गया, बहुत क्वाइट, क्वाइट के बाद एक पॉजिटिव चाहिए। तो यहां पर देखिए कि सबसे पहले तो अनकंफर्टेबल शब्द आपका यहां से खत्म हो गया, नर्वस आपका यहां से खत्म हो गया। आप नर्वस लगा के देखो, मीनिंग आएगा कि इल हेल्थ कैन नॉट डेम्पेन हिज स्पिरिट। ये पहले से ही कह दिया है कि भैया वो बीमार भी होगा ना तो उसके उत्साह में कमी नहीं होगी, उसके उत्साह को कम नहीं कर सकता है। वह पाया गया क्वाइट नर्वस, तब तो दोनों बात जो है कंट्राडिक्टरी हो जाएगा और कंट्राडिक्शन पैदा हो जाएगा इस स्टेटमेंट में ही, तो मीनिंग ये नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए जो पहला कट गया अनकंफर्टेबल और दूसरा कट गया नर्वस, मैंने पहले ही कहा है कि इसका मीनिंग उस तरीके से ढंग से नहीं आएगा। अब देखिए कि सबड्यूड का मतलब जो होता है वो होता है मंद या होता है नियंत्रित। तो देखिए इस दोनों को देख करके स्पष्ट दिख रहा है कि भैया एफर्वेसेंट है। यहां पर थोड़े से वोकैब की जरूरत पड़ेगी और इतना मैं भरोसा आपको दिला सकता हूं कि इस सेशन को करने के दौरान देखिए कि मैंने सबकी मीनिंग लगभग आपको बता दी। स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक, डेम्पेन का मतलब होता है कम करना, वर्ब का वो पहला फॉर्म है, मॉडल के साथ यूज हुआ है। एफर्वेसेंट का मतलब होता है उत्साहपूर्ण, उत्साहपूर्वक। एफर्वेसेंट ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। सबड्यूड का मतलब होता है मंद और नियंत्रित, ये भी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। अनकंफर्टेबल मतलब जानते ही हैं बेचैन, असहज, उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। नर्वस का मतलब नर्वस, अब उसका हिंदी क्या होता है वो आप खुद ही समझ लीजिए। नर्वस का मतलब हतोत्साहित, इस सेंस में आप कर सकते हैं। तो ये जब हम कराएंगे और आप जब मेरे साथ करोगे, मान लो कि आपको समय दिया गया 15 सेकंड का एंड उस टाइम इंटरवल में आपसे नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल जो मैं उसका आंसर कराऊंगा, इस तरीके से वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन, उसकी मीनिंग को समझाऊंगा, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगा आने वाले समय में। तो इसीलिए जरूरी ये है कि जब मैं इसका अगला एपिसोड जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो अगर लेकर के आता हूं तो आप उसको अच्छे से प्रॉपरली शांत मन से शुरू से अंत तक देख करके सीखने की कोशिश कीजिए। उस दौरान कोई भी परेशानी हो तो नीचे लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। उम्मीद करता हूं कि फिलर्स में जो ये पैटर्न की बात की और उसके सॉल्व करने के तरीके की बात की, वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ी सी आप में सूझबूझ जागी होगी और अब आप बेहतर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पर पहले से जुड़े हुए, वैसे तो ये फॉर्मेलिटीज है, आप लोग केयर करते नहीं है, बट लाइक करने, शेयर करने, सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं कीजिए। खुल करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के साथ बनाए रखिए। अगले दिन समय यहां से विदा लेने का, अगले दिन इसके पहले प्रैक्टिस सेट के साथ जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधारित होगा, हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तो तैयार रहिए उस सेशन के लिए। और हाँ, 46वें सेट को जो है बना करके तैयार रहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए। बहुत जल्द उसके सोल्यूशन के साथ भी उपस्थित होंगे। घर में रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।